हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो हम यहाँ पर CUET का तैयारी कर रहे हैं। आप लोग आई एम श्योर वीडियोस देख रहे हो, इसका बेनिफिट ले रहे हो। मैं आज जनरल टेस्ट जो सेक्शन 3 है उसमें जो न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव रीजनिंग उसमें से कुछ टॉपिक्स पिक करके लेके आया हूँ। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस एंड एवरेजेस, इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो कवर करना होगा। क्योंकि हमारे पास कम टाइम है तो हम आपको हर टॉपिक का एक ओवरव्यू तो ज़रूर देंगे। जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया ही है। तो वेस्ट नहीं करते हैं टाइम और कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस देखना शुरू करो, इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप पहले पूरा पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है वो PDF फॉर्म में या वर्ड फाइल में रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उस लिंक को क्लिक करके आप डाउनलोड करो। 25 क्वेश्चंस का छोटा सा एक टेस्ट है, इसको आप सॉल्व करो, पहले कोशिश करो और तब सॉल्यूशन देखो, तभी लर्निंग होगा। डायरेक्टली कमिंग टू द वीडियो क्वेश्चन देख लेंगे वहीं पर, फिर मैं तो सॉल्यूशन करता रहूँगा, आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो लर्निंग नहीं होगा। सो हाईली एडवाइजेबल, पहले आप खुद सॉल्व करो और उसके बाद आप ये वीडियो डिस्कशन देखो। चलिए, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। सो 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? सिंपल क्वेश्चन है, आई एम श्योर आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखिए सोल्यूशन इसको और अपने सोल्यूशन के साथ ऑप्शन के साथ मैच करिए। So 2/3 is what percent of 1/3? So you will have 2/3 in the numerator and 1/3 in the denominator. So 2/3 is what percent of 1/3? Into 100, यही हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, into 100 होगा। So you'll get 2 into 100 और 200%. This is the answer. Very simple. 2/3 is what percent of 1/3? It is 200%. D option is the correct answer. I am sure काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सही होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सही होगा या सबका सही होगा। It's a very easy question. Okay, let's move ahead. Moving to question number 2. ये देखिए क्वेश्चन, जो लोग डायरेक्टली वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, जिन लोगों ने पहले डाउनलोड करके सॉल्व नहीं किया है, वो इस वीडियो को हर क्वेश्चन के पहले जिससे क्वेश्चन डिस्प्ले होता है पॉज करिए, कोशिश करिए सॉल्व करके, तब फिर उसका डिस्कशन देखिए। देखिए तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है, गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40%. सो लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 40%, राइट, एंड डिक्रीजिंग इट्स विड्थ बाय 20%, एंड विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%. द एरिया ऑफ द न्यू गार्डन, तो पहले ही बोल दिया है कि इट इज इंक्रीज, द गार्डनर हैज इंक्रीज द एरिया, बट ये सब्सिक्वेंट चेंजेस हुए हैं लेंथ और विड्थ में। तो कन्वेंशनल तरीका है, पहले उससे कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम लेंथ एज 10 यूनिट्स, विड्थ एज 10 यूनिट्स। क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है परसेंटेज में, तो हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। अरिथमेटिक में मेरा ये आपको सुझाव है, एडवाइस है कि वेरिएबल से आप नाता तोड़िए तो आपका स्पीड बेटर होगा। सो हमने लेंथ भी 10 मान लिया, विड्थ भी 10 मान लिया। अब देखिए लेंथ 40% से बढ़ गया, 10 का 40% इज 4 यूनिट्स। सो न्यू लेंथ इज 40% ऑफ 10 विच इज 4, 10 + 4 इज 14। विड्थ जो है वो 20% से कम हो गया। अब 10 का 20% इज 2, राइट, इजी चीजें हैं ये। आप इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, 20% इज 1/5, 40% इज 2/5, ऐसे भी कर सकते हो। काफ़ी तरीके हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा। आई एम श्योर आपने कुछ तो बेसिक्स पढ़े ही होंगे, इसलिए मैं क्वेश्चंस को काफ़ी डिफरेंट फॉर्म में कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। ठीक है, लर्निंग तभी होगा और जल्दी ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो विड्थ 20% से कम हो गया, तो 10 का 20% इज 2, तो न्यू विड्थ इज 8। ठीक है, अब ओरिजिनल जो एरिया है लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 10 into 10 विच इज 100, और न्यू एरिया होगा 14 into 8। ठीक है, 14 into 8 टेबल्स अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद हो तो बहुत इजी है। 14 into 8 इज 10 into 8, 80, 8 4 32, 80 + 32 इज 112, तो 14 into 8 इज 112। अगर आप देखोगे पहले 100 था,
अभी 112 हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा 10 into 10 का कि 100 एरिया ओरिजिनल हो गया, तो बेस ही आपका 100 है और नया एरिया 112 है, तो 100 के साथ कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाएगा। ये बेनिफिट है वेरिएबल को छोड़कर इस तरीके से अप्रोच करने का। तो 100 से 112, 100 से 112, तो 12% इंक्रीज। ऑप्शन आपके सामने है, बी हैज इंक्रीज्ड बाय 12%। ये हो गया एक तरीका। वेरिएबल तो मैं नहीं ही यूज करूंगा और आपको भी डिवाइस नहीं है। दूसरा है, अगर आपको इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज या सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट आता है, तब तो लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। इससे आप डायरेक्टली 12% पे आ जाओगे। तो हमारा a क्या है 40%, तो प्लस 40। b क्या है डिक्रीज बाय 20%, तो b विल बी -20। तो 40 -20 प्लस 40 इंटू -20 बाय 100। जहां पर इंक्रीज है वो प्लस हो जाएगा, जहां पर डिक्रीज है वो माइनस हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। सो 40 - 20 इज 20, और यहां पर होगा दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 4 2 8 एंड 20 - 8 विच इज 12%। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सीयूईटी के आने के लायक हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बट डेफिनेटली प्रैक्टिस की जरूरत तो रहेगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इफ सोहन while selling 2 goats at the same selling price 2 goats makes a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on the other. So यहां पर आना चाहिए then, right? He makes no profit and no loss. He makes a profit of 10%. He suffers a loss of 1%. He suffers a loss of 2%. ये ऑप्शंस हैं। अब इसको तो डेफिनेटली कन्वेंशनल मेथड से नहीं करना चाहिए। अगर आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कितना डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर्मूला। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन डालने का रीजन मेरा जानबूझ के ये क्वेश्चन रखा है बिकॉज एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रहना चाहिए और ध्यान रहे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। सो इफ यू आर सेलिंग 2 things एट सेम सेलिंग प्राइस, 2 things एट सेम सेलिंग प्राइस, ध्यान रहे सेम सेलिंग प्राइस। अब एग्जामिनर बदमाशी कर सकता है, एग्जामिनर सेम कॉस्ट प्राइस दे सकता है, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर सेम कॉस्ट प्राइस है तो यहां पर वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्वेश्चंस हैं मतलब 2 कॉस्ट प्राइस सेम है ना, एक का 10% प्रॉफिट, एक का 10% लॉस, तब वो अलग चीज हो जाती है बिकॉज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। ये कॉन्सेप्ट है सेम सेलिंग प्राइस का। सो एट सेम सेलिंग प्राइस, वन एट अ प्रॉफिट ऑफ X%, another at a loss of X% or profit of -X%, then net there will be a loss of X² by 100%। ये याद रख लोगे तो बस काम हो गया। बट क्योंकि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे ऑब्वियसली बहुत फैकल्टी मेंबर्स है जो करवाते हैं, बच्चों को तैयारी करवाते हैं, बट एग्जामिनेशन के प्रेशर में, टेस्ट के प्रेशर में ये सेम सेलिंग प्राइस की जगह क्वेश्चन में सेम कॉस्ट प्राइस आ गया और आपने लकीर का फकीर सोचकर उसको ऐसे का ऐसे ही देख लिया, तो आपका सवाल गलत होगा और पहला ऑप्शन वो पढ़ा होगा जो गलत हो जाएगा। तो यहां पर एक और लर्निंग है कि आपको हर मूवमेंट में अवेयरनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड को बरकरार रखना पड़ेगा। वो कैसे होगा सर? वो मॉक टेस्ट देने से होगा। जितने मॉक टेस्ट दोगे, जितनी गलतियां करोगे, जितनी अपने आप को एनालिसिस करोगे, आपकी ये जो स्ट्रेंथ है टेस्ट टेकिंग की उस प्रेशर में बढ़ती जाएगी। सब चीजें जब जुड़ती हैं तो ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस और सक्सेस आएगी ही आएगी। तो यहां पर 10% प्रॉफिट है, 10% लॉस है, 10 का स्क्वायर हुआ 100, 10 square by 100, x की वैल्यू 10 हो गई, 10 square is 100 by 100, 100 by 100 is 1% loss. He suffers a loss of 1%। ये सी ऑप्शन बैठा हुआ है और ये हमारा आंसर है। मैंने हर एस्पेक्ट को डिस्कस कर लिया है, तो कोशिश करिएगा कि रिवाइज भी करिएगा अगर समय मिले तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी फॉर ₹425 is the same as the loss after selling it for ₹355. What is the cost of the commodity? Again, we won't get into the formula, the variable. We'll try to visualize this question and we'll try to solve it. तो देखिए यहां पर मैंने रख दिया, ये पॉइंट है हमारा कॉस्ट प्राइस का, ये पॉइंट अगर सेलिंग प्राइस है तो हमारा यहां पर प्रॉफिट है बिकॉज सेलिंग प्राइस इज मोर देन
कॉस्ट प्राइस, और अगर ये पॉइंट हमारा सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, ये हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। अब क्या कहानी है, 425 पर प्रॉफिट है, 425 पर प्रॉफिट है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 425। So profit after selling a commodity for 425 is same as, let's say यहां पर profit है plus x, okay, plus x, यहां पर profit है plus x, is same as the loss after selling it for 355, और अगर 355 है तो मान लीजिए loss भी x ही है, because same है, profit भी x है, loss भी x है। ये देखिए यहां पर माइनस हो जाएगा, CP से माइनस। तो अगर आप देखोगे यहां पर x है वैल्यू, यहां पर x है वैल्यू, तो टोटल इन टर्म्स ऑफ x विल बी 2x। ये जो गैप है इस सेलिंग प्राइस का और इस सेलिंग प्राइस का, जो गैप है वो 2x है, जो गैप है वो 2x है। ये गैप किसके बराबर है, ये गैप है इसके बराबर, 425 और 355 इसके बराबर, ये जो गैप है वो 2x के बराबर है। तो मुझे प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा x का वैल्यू, उसके बाद तो मेरा काम हो गया, फिनिश। सो लेट्स सी द डिफरेंस, 425 माइनस 355, तो 355 प्लस 45 इज 400, 45 प्लस 25 विच विल बी 70, तो ये हो गया 70। तो 2x इज 70 और x इज 35, तो 35 का लॉस है और 35 का प्रॉफिट है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट फाइंड करना है, यानी कि सीपी फाइंड करना है। तो या तो 355 में 35 ऐड कर दो एक बात, या 425 में 35 माइनस कर दो, कुछ भी कर सकते हो, एक ही बात होगी ना। सो 355 प्लस 35, राइट, विच इज 390, विच इज सेम एज 425 माइनस 35। सो माई आंसर इज 390, और ये बी ऑप्शन हमें बुला रहा है कि मुझे मार्क कर दीजिए। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी वॉज 5000। लेट्स से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर n, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। सो मंथली एवरेज सैलरी इज 5000। तो आपको एवरेज का फॉर्मूला तो पता ही होगा, व्हाट इज एन एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशंस या n एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है एवरेज का फॉर्मूला। और हम सम फाइंड कर सकते हैं, सम इज एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सम है। तो 5000 एवरेज है, n टोटल एम्प्लॉइज है, तो टोटल सैलरी का सम हो गया 5000n। ठीक है, पहली कंडीशन। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज वॉज 5200 एंड 4200 रिस्पेक्टिवली। अब लेट्स अज्यूम मेल्स आर m and females are f. So m plus f, total employees males plus females will be n. ये पहला इक्वेशन हो गया। और मेल्स का एवरेज सैलरी है 5200 m, फीमेल्स का एवरेज सैलरी 4200, so total salary of females is 4200 f. This is equivalent to total salary of all the employees 5000 n. अब दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, फाइंड क्या करना है। देखिए m और n का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल्स एम्प्लॉयड इन द कंपनी इज। सो परसेंटेज ऑफ मेल्स, तो अगर हम मेल्स और फीमेल्स का रेशियो भी फाइंड कर लेते हैं तो वहां से भी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, वो ज्यादा आसान होगा। देखो क्या करना हमें, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करते हैं 5000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 5000 से मल्टीप्लाई करते हैं, so this will become 5000m plus 5000f. This is 5000n. Let's equate this and this. If we'll equate this, so it will be 5200m minus 5000m, which will be 200m, and that will be 5000f minus 4200f, which will be 800f. Or this is 2000 into 1 and 2000 into 4.
और m इज इक्वल टू 4f और m बाय f इज इक्वल टू 4/1. So ratio of males and females is 4:1. Ratio of males and females is 4:1. ठीक है. टोटल पार्ट्स कितने हो गए, टोटल इंप्लॉइज कितने हो गए, 4 + 1 5. ये देखिए 4 + 1 5. इस 5 में से मेल्स कितने हैं, 4. टोटल 5 हो गए, मेल्स हो गए 4. So 4/5. So percentage of males will be 4/5. No need to get into the finding the values of m and f. So 4/5, 1/5 होता है 20%, 4/5 हो जाएगा 80%. So my answer is 80%. B option is my answer. अब इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन रूल से भी कर सकते हैं, जो कि मैं यहां पे नहीं डिस्कस करता हूं. मैं अज्यूम करता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने एलिगेशन रूल नहीं पढ़ा होगा. यस, एलिगेशन रूल मेक्स लाइफ वेरी इजी. वो बहुत ही आसान होता है. मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूं. नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है, सवाल बिना एलिगेशन से तो हो ही जाएगा. बट एलिगेशन अगर आप सीख पाओ तो डेफिनेटली चीजें और आसान हो जाएंगी. तो एलिगेशन के लिए मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूं. जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, डेफिनेटली वो समझ ही जाएंगे. ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं मेल्स का एवरेज 5200, यहां लिखता हूं फीमेल्स का एवरेज 4200 और टोटल एवरेज 5000. क्योंकि 5200 है, 4200 है, 5000 है, तो दो जीरोस को इग्नोर भी कर सकता हूं. तो यहां लिखता हूं, एक कलर डिफरेंट ले लेता हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे. ये लीजिए, हम रेड कलर ले लेते हैं. तो यहां पे लिख सकता हूं मैं 52, यहां लिखता हूं 42, यहां लिखता हूं 50. फिर देखना है हमें डिफरेंस. ये डिफरेंस 52 और 50 का 2 हो गया डिफरेंस, और ये डिफरेंस 42 और 50 का 8 हो गया. सो रेशियो ऑफ मेल्स और फीमेल्स विल बी 4:1. देखिए वही आ गया. ये जो सारा हमने तामझाम इक्वेशन से किया था, ये हम डायरेक्ट एलिगेशन रूल से 4:1 पे आ सकते हैं. और अगर आप सीख सको तो बहुत ही बढ़िया. So I've given you an idea of why you should learn better methods of solving your problems. देखिए प्रॉब्लम्स वही रहती हैं, स्कूल में भी वही थी, कॉलेज में भी वही होने वाली हैं. आपके रिस्पॉन्सेस बदलते हैं, आपके तरीके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बदलते हैं. प्रॉब्लम्स टिपिकली रिमेन्स सिमिलर, उन्हीं वैसी ही प्रॉब्लम्स रहती हैं. जैसे जब बड़े होते हो, मैच्योर होते हो, तो आपका रिस्पॉन्स बदलता है. ओके अच्छा, 2 बार क्लिक हो गया शायद. क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. 2 numbers x and y are respectively 20%, 28% less than a third number z. Let's say that third number z is 100, because इसी के साथ कंपैरिजन है. x and y are respectively 20% and 28% less. So x क्या होगा, x होगा 20% less than 100. 20% 100 is 20, so x becomes 80. और y क्या होगा, 28% less than z. 28% of 100 is 28. 28 less than z means 28 less than 100, which is 72. चलिए बस काम खत्म, कहानी पूरी हो गई. फाइंड क्या करना है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन द नंबर x. तो y की वैल्यू क्या है 72, x की वैल्यू क्या है 80. तो 72 80 से कितना कम है 8. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस ये 80 के कितने बराबर है 8/80, विच इज 1/10, विच इज 10% है ऑप्शन. ये देखिए बी ऑप्शन हमें इनवाइट कर रहा है कि आइए और मुझे टिक करिए. सर कैसे कैसे जोक्स मारते हो आप. ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है. क्वेश्चन नंबर 7. द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 मेंबर्स कंप्राइजिंग अ फैमिली 3 years अगो वॉज 80 years. ठीक है, तो 5 मेंबर्स हैं. 3 साल पहले इनका सम ऑफ एजेस था 80. तो एवरेज कितना होगा 80/5 16. इन 5 मेंबर्स का 3 साल पहले. नाउ सपोज माई एज इज 40, तो प्रेजेंट आज मेरी 40 years एज है, तो 3 साल पहले मेरी एज 37 होगी. ऑब्वियस है ना, 3 साल पहले माइनस करना पड़ेगा. या मेरी अगर 3 साल पहले एज 40 है, तो आज प्रेजेंट मेरी एज 43 होगी, तो 3 साल ऐड करना होगा. तो ये जो 5 मेंबर्स हैं जो 3 साल पहले उनकी सम ऑफ एजेस 80 थे,
आज प्रेजेंट 3 साल के बाद हर किसी मेंबर में 3-3 साल ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 5 × 3 15 ऐड हो जाएगा। तो इन्हीं 5 मेंबर्स का आज प्रेजेंट सम ऑफ एजेस हो जाएगा 80 + 3 × 5 15 विच इज 95। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज सेम एज इट वॉज 3 years ago। तो 3 साल पहले एवरेज था 16, ये फाइंड किया था ना हमने 80/5। आज भी एवरेज एज 16 ही है। मेंबर्स हो गए बिकॉज ऑफ एन एडिशन ऑफ ए बेबी, एक बेबी आ गया, तो 5 मेंबर्स थे, अभी 6 मेंबर्स हो गए। तो एवरेज एज 16 ही रही है, मेंबर्स 6 हो गए, सम ऑफ एजेस हो जाएगा प्रेजेंट 16 × 6 विच इज 96 ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। हाउ ओल्ड इज द बेबी? तो वही 5 मेंबर रहते तो उनका प्रेजेंट एज होता 95, वो बेबी के एडिशन की वजह से उनका प्रेजेंट एज सबका 6 का हो गया 96। तो बेबी का एज कितना हो गया? 96 - 95 विच इज 1 year, एंड दिस बी इज द ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल emoluments of 2 persons are the same, but one gets allowances to the extent of 65% of his basic pay and the other gets allowances to the extent of 80% of his basic pay. The ratio of the basic pay of the former, let's say basic pay of the former is S or X rather, to the basic pay of the latter, let's say basic pay of the latter is Y. ठीक है, इनकी फाइनल एमोलमेंट्स, टोटल एमोलमेंट्स सेम है, बेसिक पे अलग अलग है। जो पहले को 65% मिलता है बेसिक पे पर, तो x प्लस 65% ऑफ x, ये टोटल एमोलमेंट्स हो गए। दिस इज इक्वल टू y प्लस 80% ऑफ y। ठीक है, तो x प्लस 65% x हो जाएगा x प्लस 65/100 बाय x विच इज 1.65x। ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको मैं ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूं, x प्लस 65/100 ऑफ x। अगर x कॉमन लोगे तो वो बनेगा 165/100, और आई कैन डायरेक्टली राइट 1.65x, और y में 80% इंक्रीज किया तो 1.8y। ये कंपैरिजन हो गया मेरा, ये मेरा कंपैरिजन है। पूछा है रेशियो ऑफ द बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ लेटर, दैट मींस आई नीड टू फाइंड x रेशियो y। चलिए, पढ़ा हुआ x और y में रिलेशन, इसमें x और y का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो x ऊपर लिखा और y नीचे लिखा, दिस इज 1.8 और 1.65। डेसिमल को उठाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को, ये बनेगा हमारे पास 180 और ये बनेगा 165। ठीक है, 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 5 × 36 एंड दिस इज 5 × 33, 3 × 12, 3 × 11, my ratio is 12:11, D option is the answer. Clear? Moving on to question number 9. तो आई होप आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, जिन लोगों ने पहले सॉल्व नहीं किया है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन अ सर्टन फैमिली ऑफ 5 इज ₹10,000। तो 5 लोग मेंबर्स हैं, उनमें जो एवरेज एज इन 5 लोगों की है वो है 10,000। What will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person out of these 5 increased by ₹1,20,000 per year? तो 12 months की सैलरी और इनकम 1,20,000 बढ़ गई इन्हीं 5 में से किसी एक की। तो एक महीने की सैलरी कितनी बढ़ी? 1,20,000 बाय 12, राइट, विच विल बी 10,000। ये पर मंथ सैलरी बढ़ी, ये एनुअल था, तो किसी एक मेंबर की मंथली 10,000 रुपए सैलरी बढ़ गई। ठीक है ना? इसको 2 तरीके सॉल्व करने के। 5 लोगों की जो पहले मंथली एवरेज सैलरी थी वो 10,000 थी, टोटल मंथली सैलरी हो जाएगी 5 × 10,000 50,000, उसमें 10,000 रुपए ऐड हो गए। लोग 5 ही हैं, टोटल मंथली सैलरी हो गई 60,000, लोग 5 ही हैं,
तो अब न्यू एवरेज हो जाएगी 60,000 बाय 5 विच इज 12,000. दिस इज आंसर. दिस इज वन वे, सिंपल वे. दूसरा तरीका है कि पहले एवरेज 10,000 और एवरेज होता क्या है पर यूनिट ऑफ समथिंग. 5 चॉकलेट्स 50 रुपीज की, पर यूनिट चॉकलेट कितना हो गया 50 बाय 5 10 रुपीज. दिस इज व्हाट एवरेज इज पर यूनिट ऑफ समथिंग. ठीक है ना. तो एक बंदे की इन पांचों में से मंथली सैलरी 10,000 रुपए बढ़ गई, तो अब ये 10,000 पांचों, बिकॉज एवरेज है, पांचों में डिवाइड हो जाएगा. तो 10,000 बाय 5 इज 2,000. सो एवरेज में 2,000 का इंक्रीज हो जाएगा पहले एवरेज में. सो 10,000 प्लस 2,000, फिर ऑब्वियसली आंसर सेम ही रहेगा. 12,000 इज द आंसर. क्लियर. सो अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. 10 नंबरी क्वेश्चन. ठीक है. ए पर्सन अलाउज अ 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट फॉर द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए टॉय एंड स्टिल ही मेक्स अ 10% गेन. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क्ड ₹770. थोड़ा सा जल्दी से बेसिक बता देता हूं. तो एक होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस, इस पर हम मार्कअप करते हैं कुछ परसेंटेज से, है ना. 100 रुपए की चीज आपने खरीदी या बनाई, उस पर ऑब्वियसली 100 पे बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस है. बट अगर उस पर 10% मार्कअप करते हो तो 110 विल बी द मार्क्ड प्राइस. तो मार्क्ड प्राइस, तो मार्कअप होता है सीपी पर. अब फिर आपको लगा कि नहीं मुझे सेल्स बढ़ाना है तो मैं डिस्काउंट दे देता हूं. तो डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑन द मार्क्ड प्राइस. ध्यान रहे, मार्कअप इज ऑन द कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट इज ऑन द मार्क्ड प्राइस. फाइनली आपके पास ये सेलिंग प्राइस आ गया. ठीक है ना. और सीपी और एसपी जुड़े हुए हैं आपस में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पर. ये छोटा सा एल्गोरिदम है जो आपको ऑब्वियसली आना चाहिए. ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बिकॉज इसको मैं इरेज करूंगा. समझाने के लिए मुझे जगह चाहिए. ओके, लेट मी इरेज दिस. तो 770 is the marked price. So marked price is 770. इस पर 10% डिस्काउंट है. मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट होगा तो वो सेलिंग प्राइस बनता है. 10% ऑफ 770 विच इज 77, 1/10. 770 में से 77 माइनस करोगे टू गेट द सेलिंग प्राइस. ठीक है ना. तो 770 माइनस 77 विच विल बी 693. ये आपका सेलिंग प्राइस है. इस पर 10% का प्रॉफिट है. प्रॉफिट परसेंटेज होता है कॉस्ट पर. तो एक्चुअली इक्वेशन ये बना कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस. ये फाइनली बन गया आपका 693. ये हमारा इक्वेशन है. तो 10% से इंक्रीज मतलब 1.1. ऐसे सोचा करो, 1 प्लस 10%, 1.1. 10%, 1/10 इज 0.1. ऐसे सोचा करो, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है. तो कॉस्ट प्राइस में 10% इंक्रीज हुआ मीन्स 1.1 ऑफ सीपी इज एसपी विच इज 693 और सीपी इज 693 बाय 1.1. डेसिमल हटाते हैं और 0 लगाते हैं. सो 11 इंटू 6 इज 66. 3 11 3 33. 630 इज द कॉस्ट प्राइस और हमसे पूछा ही कॉस्ट प्राइस है विच इज 630. ऑप्शन सी. क्लियर बच्चों. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चंस and secured 50% marks in each of the questions. If he obtained a total of 40% in the test and all questions in the test carried equal marks, how many questions were there in the test? So let's say there are n questions in the test and each question carries 100 marks. Each question carries 100 marks. Total marks हो गए 100n. n पेपर्स 100 सब में. 100n इज द टोटल मार्क्स. कैंडिडेट को टोटल 40% स्कोर किया है. 40% ऑफ 100n, राइट. 40% ऑफ 100n विच इज 40n. ये 40n स्कोर किया है. एक तो ये कंडीशन है. दूसरी कंडीशन है n में से केवल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हैं और हर क्वेश्चन में 50% मार्क्स हैं.
तो 100 का 50%, बिकॉज 100 हमने मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन पेपर सपोज किया है, तो 50% ऑफ 100 इज 50। तो 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सब में 50 मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स उसने कितने स्कोर किए हैं 400। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल एंड इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल इट इज इक्वल टू 40n। बस खत्म हो गया काम। सो 40n टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 400। सो n का वैल्यू आ गया 10, 400 by 40 which is 10 total number of questions. This is what was asked. So my answer is B option. Clear? Okay, moving on to question number 12. 3 numbers are in the ratio of 3:4:6. Let's say the numbers are 3x, 4x, 6x. ठीक है, and the product is 1944. इन तीनों का प्रोडक्ट, so 3 into 4, 12 into 6, 72, x into x square into x cube. This is equivalent to 1944. ये हमारा इक्वेशन है। सवाल क्या है, and their product is this much, so the largest of these numbers, so largest is 6x, so I need to find x. एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, finish. So my x cube is 1944 by 72. तो कुछ क्यूब है ना, क्यूब है, चलिए देखते हैं। so 72 into 2 is 144, 194 minus 144 is 50, 504, 72 into 7 yes is 504. so x cube is 27. ये सॉल्व करने पर आया हमारे पास x cube is 27 और value of x is 3 because 3 cube is 27. but I need to find 6x. so 6 into 3, एक इसमें से एक ऑप्शन 3 होना चाहिए because x का वैल्यू 3 होगा, तो अगर इसमें से पहला ऑप्शन 3 होगा तो बहुत स्टूडेंट्स को 3 भी टिक करेंगे, तो और इंटरेस्टिंग बनता। तो ये भी एक लर्निंग है कि ऑप्शंस को भी ध्यान दो। क्वेश्चन पूछा गया है, 1 सेकंड एक्स्ट्रा उस पे लगा दो बिफोर यू टिक, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट। So 6 into 3 which is 18. My answer is C option. 18 is the correct answer. Clear? Okay, perfect. Moving on, question number 13. The average marks of 100 students are given to be 40. So 100 students ka average is 40. It was found later that the marks of one student were 53, which were misread as 83. था 53, गलती से 83 आ गया, तो टोटल मार्क्स हो गया 4000। इसमें से वैल्यू 53 ऐड करना था, कर दिया 83, तो पहले 83 सब्ट्रैक्ट कर लो, 53 ऐड कर दो, ठीक है, और नया एवरेज फाइंड करना है, डिवाइड बाय 100 बिकॉज नंबर्स तो वही हैं। ये तो होगा सिंपल कैलकुलेशन, इजी है ये। -83 + 53 -30 हो गया, 4000 - 30 3970 बाय 100 39.7 आंसर। ये तो सिंपल है। इसको अगर इतना कुछ नहीं करना है तो सोचो एवरेज में अंतर क्या आएगा। पहले एवरेज क्या है 40, पहले एवरेज क्या है 40। अब नंबर था 53, ऐड कर दिया 83, ज्यादा कर दिया ना, तो एक्चुअल एवरेज कम होगा बिकॉज ज्यादा नंबर गलत है, गलत वाला नंबर ज्यादा है, तो एक्चुअल एवरेज कम होगा। कितना कम होगा? जो डिफरेंस होगा डिवाइड बाय पर यूनिट मींस डिवाइड बाय 100। डिफरेंस कितना है 83 और 53 में? 30 का। टोटल नंबर कितने हैं 100, 30 बाय 100 यही गैप है ना, गैप तो यही है 30 बाय 100 विच इज 0.3, बस यही तो गैप है। माई आंसर इज 40 माइनस 0.3, 39.7 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा कन्वेंशनल वे से नहीं करने हैं क्योंकि वहां पर कंपटीशन है, बहुत स्टूडेंट्स दे रहे होंगे, तो वहां पर मिनट आपकी स्पीड टेस्ट होगी, रादर पर सेकंड स्पीड टेस्ट होगी, तो रिस्पांस टाइम टेस्ट होगा, तो थोड़ा सा तरीका तो अलग होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, ए पर्सन बॉट अ कार and sold it for 3 lakh. If he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy the car? Very easy. Cost price में 20% का loss है, ये 3 लाख के बराबर है। So this will be 80% of the cost price. 80% of the cost price 3 लाख के
बराबर है। बस हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, इजी है ना, डायरेक्टली ऐसे करो, ठीक है ना। सो नाउ CP विल बी इक्वल टू 3 1 2 3 4 5 इनटू दिस विल बी 5/4. This will be 75,000, right? And 75,000 into 5 will be 3,75,000. Yes, 70,000 into 5 will be 3.5 लाख हो जाएगा और 25,000 और तो 3,75,000 is the answer. Easy क्वेश्चंस होंगे, आइडेंटिफाई करने होंगे, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन में, जनरल टेस्ट सब्जेक्ट पेपर में, सॉरी गाइस, सब्जेक्ट पेपर में 40 आउट ऑफ 50 इन 45 मिनट्स और जनरल टेस्ट में 60 आउट ऑफ 75, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं जनरल टेस्ट में इन 60 मिनट्स। तो जनरल टेस्ट में 60 आउट ऑफ 75 अटेम्प्ट करने हैं इन 60 मिनट्स, दैट मीन्स 15 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। अब ये जजमेंट कि कौन सा सवाल छोड़ना है कौन सा करना है, ये मॉक्स देने पर एनालाइज करने में आएगा। 60 मिनट में 60 सवाल, तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट ज़्यादा वैसे ही लगना नहीं चाहिए। तो अब यू कैन कीप ऑन मूविंग अहेड, और 15 क्वेश्चन छोड़ने हैं, वो ये चीज़ें आपको एनालिसिस के साथ, मॉक के साथ स्ट्रेटजाइज करके समझ में आएंगी, ठीक है। सब्जेक्ट 45 minutes, 40 questions. General test 60 out of 75 in 60 minutes. Moving on to question number 15. In a class, 60% students are from India and 50% students are girls. If 30% Indian students are girls, then what percent of foreign students are boys? तो थोड़ा सा ये डेटा ज़्यादा है, इसको इंटरप्रेट करना है। आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए, छोटा सा एक टेबल बना देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे। टोटल हम 100 मान लेते हैं टोटल, ठीक है, क्लास में टोटल 100 मान लेते हैं। 60% आर फ्रॉम इंडिया, ये लिख दिया मैंने इंडिया, ये लिख दिया फॉरेन। 60% आर इंडियन, सो द रिमेनिंग 40% आउट ऑफ 100 आर फॉरेनर्स। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, सो यहाँ पे लिखते हैं बॉयज़, यहाँ पे लिखते हैं गर्ल्स, यहाँ लिखते हैं बॉयज़ और यहाँ गर्ल्स, ठीक है। चलिए, तो 50% आर गर्ल्स, दैट मीन्स 50% आर बॉयज। उसके बाद इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो इंडियन स्टूडेंट्स हैं 60, इसका 30% गर्ल्स हैं। 30% ऑफ 60 इज 18, तो यहां पे लिख दिया 18 आर गर्ल्स, आउट ऑफ 60 18 आर गर्ल्स, सो रिमेनिंग 42 are boys. So 30% Indian students are girls. Then what percentage of foreign students are boys? तो foreign students total हैं 40, ये फाइंड करना है। So 50 में से 42 ये है, तो यहाँ पर आ गया 8। So 8 40 का कितना परसेंटेज है? ये 32, इसकी ज़रूरत तो नहीं है बट चलो मैंने लिख दिया है। सो मुझे फाइंड करना है व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। सो 8 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 विच इज़ 1/5 विच इज़ 20%। तो अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, डरना नहीं है। ऐसे टेबल बनाओगे तो बड़ा तुरंत सामने दिखेगा आंसर और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो डी ऑप्शन 20% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। Binod borrows 5,000 from Aman. At 6% per annum simple interest and lends it to Chetan. Binod lends it to Chetan at compound interest of 10% per annum. Okay? तो 5,000 रुपये A से लिया, अमन से लिया और 5,000 रुपये C को दे दिया। इससे जो लिया इसको 6% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, तो ये आउट गो हो गया ना। 6% सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये आउट गो है तो मैंने रेड कलर से लिख लिया। और जो दैट मीन्स ये खर्चा है, ठीक है। इनकम कितना है? 10% पर एनम, और ये 2 साल जो भी सिचुएशन, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है 2 साल का। विनोद
collects the money back from Chetan after 2 years and repays amount the profit made by Vinod will be, तो यहाँ पर 10% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो एक तरफ ब्याज दिया जा रहा है, एक तरफ लिया जा रहा है, तो हमें नेट चेंज देखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल मींस हर साल सेम होता है, तो 6% एक साल का, तो 2 साल का 6 + 6 12%। सो 12% सिंपल इंटरेस्ट दिया, ये नेगेटिव हो गया है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट 10% है, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? एक तो फॉर्मूला लगा सकते हो, सक्सेसिव वाला जो फॉर्मूला बताया ना, a + b + ab/100, वो भी लगा सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, ये भी लगा सकते हो। 10 + 10 + 10 × 10/100, दिस इज 21, ठीक है। नेट इफेक्ट ऑफ CI इन 2 years विल बी 21%, 10% पर एनम पे। या तो ये देख लो, अगर ये याद रहे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो लेट्स से प्रिंसिपल इज 100, पहले साल 10%, तो 10 रुपए अर्न किया, मींस अमाउंट कितना हो गया? 110। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? पहले साल का अमाउंट नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है, तो 110 का 10% मींस 11 ऐड करेंगे तो 121 बनेगा। तो नेट इफेक्ट कितना आ गया? 21%, ठीक है, ऐसे सोच सकते हो। सो 21% उसने अर्न किया है। मैं परसेंटेज टर्म्स में बातें क्यों कर रहा हूं? बिकॉज प्रिंसिपल कांस्टेंट सा है, 5000 लिया 5000 दे दिया है ना, इसलिए मैंने। तो नेट अर्निंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना हो गया? राइट, 21 - 12 विच इज 9%। ये उसकी अर्निंग है। किसका 9%? 5000 का। 9 5 = 45, 450 रुपया उसको बेनिफिट हुआ। ये ऑप्शन है सी। अदरवाइज फॉर्मूले में जाओगे, ताम झाम करोगे, तो ये ज्यादा आसान ऑब्वियसली मेथड है। तो 9% इज हिज अर्निंग, 12% he gave as a simple interest, 21% he earned as a CI, 21 - 12 which is 9%, effectively he earned 9% of 5000 which is 450. Clear? Question number 17th. A and B each invested 30,000 for 3 years at the same rate of interest, but A's investment is compounded annually. तो 30,000 3 साल, A का इन्वेस्टमेंट कंपाउंडेड एनुअली, B का इन्वेस्टमेंट चार्ज ऑन सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट अमाउंट डिड A रिसीव मोर देन B? अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाओगे। अगर आपने कुछ 10% अज्यूम कर लिया इंटरेस्ट जो कि दिया ही नहीं हुआ, तो एक में से ऑप्शन में से आंसर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही नहीं है, इंटरेस्ट कंपोनेंट दिया ही नहीं हुआ, कितने परसेंटेज ब्याज है। तो इसलिए सीधा इसका आंसर है डेटा इनसफिशिएंट। हमारे पास डेटा ही सफिशिएंट नहीं है कि इसको डिड्यूस किया जा सके, फाइंड किया जा सकते। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा इनसफिशिएंट, ऐसे सवाल आते हैं। तो आपको ये भी खुले मन से, खुले दिमाग से ध्यान में रखना चाहिए कि क्वेश्चन होगा जो सॉल्व नहीं किया जा सकता है। कोई टेंशन नहीं है, ऑप्शंस में आता है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर आगे बढ़ते हैं। x% of y plus y% of x is equivalent to what is the correct option out of these? So you have x% of y plus y% of x. So if you take 100 as LCM, you'll get 2xy. So this is xy, yx or xy, obviously same. A into b is equal to b into a. 2 into 3 is equal to 3 into 2, right? So it is xy by 50. 2 1s are 2, 2 50s are 100. So it's actually, हाँ, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। 2/100 means 2% of xy. ऑप्शन ही है, बी ऑप्शन है, 2% of xy. सिंपल, बहुत ही आसान। यही तो आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन से क्वेश्चन है जो आसान है, जिसको छोड़ा ना जाए, ठीक है। वो धीरे धीरे आपको ये डेवलप करनी है हैबिट। क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, सो a plus b is 40 and the difference is 4. a minus b is 4. The ratio of the numbers is, बहुत easy, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, दोनों को ऐड करोगे तो you will get 2a, b और b कैंसिल होगा, which is 44. So a is equal to 22. a will be equal to 22.
और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो a कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2b इज इक्वल टू 36 और b इज इक्वल टू 18। हमें रेशियो चाहिए दोनों नंबर्स का विच इज़ 22/18 और 2 11s 2 9s। ठीक है, 11:9 ये ऑप्शन है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, एक ऑप्शन से भी कर सकते हो। पहला ऑप्शन देखो 21:19, दोनों का सम है 21 + 19 40, वो तो बन रहा है, लेकिन डिफरेंस 21 - 19 2 है, तो दिस इज रूल्ड आउट। डिफरेंस मुझे 4 चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखिए 22 + 9 31 बन रहा है। अरे 40 का कुछ फैक्टर या 40 का कुछ मल्टीपल ऐसा कुछ बनना चाहिए ना, तभी तो। दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट। सी तो हमारा आंसर है ही। 11 + 9 इज 20, तो हमें 40 चाहिए तो डबल कर दो। सो 11 2 22, 9 2 18, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन देखिए 11:18, 11 + 18 इज नॉट 40 और अ फैक्टर ऑफ 40 है ना, तो ये भी रूल्ड आउट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी है। ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन के साथ। ऑप्शंस हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। 20वें सवाल पर हम पहुंच चुके हैं। इज द सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स is equal to the cost price of 18 articles. What is profit percentage? So selling price of 12 is equivalent to cost price of 18. इसको वेरिएबल ना सपोज करो। वैसे तो आइडियली 12 और 18 का एलसीएम सपोज करना चाहिए, ठीक है, और 12 और 18 का एलसीएम होता है 36, या तो इसको 36 सपोज कर लो। So selling price of 12 is equivalent to cost price of 18 is equal to 36. So if selling price of 12 is equal to 36, so selling price of one item will be 36/12, which is 3. Cost price of 18 is 36. So cost price of one item will be 36/18, which is 2. तो 2 में खरीदा, 3 में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस 2 है और सेलिंग प्राइस 3 है। प्रॉफिट हो गया 1 ऑन कॉस्ट प्राइस, बिकॉज प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे कॉस्ट के ऊपर। प्रॉफिट हो गया 1 ऑन कॉस्ट प्राइस, हाफ 1/2 इज 50%, एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। अगर एलसीएम जल्दी से फाइंड कर सकते हो 12 और 18 का एलसीएम, है ना। ठीक है, अगर एलसीएम तुरंत से दिमाग में उस वक्त नहीं आता है तो दिमाग भी नहीं रुकना चाहिए और हाथ भी नहीं रुकना चाहिए। तो बेस्ट है कि 12 × 18 ही मान लो, वो 12 का भी मल्टीपल हो जाएगा, 18 का भी मल्टीपल हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ सपोजिंग 36, लेट्स से सेलिंग प्राइस ऑफ 12 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 इज इक्वल टू 12 × 18, ये मान लो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 इज इक्वल टू 12 × 18, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 विल बी 12 कैंसिल हो जाएगा, 18 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 इज इक्वल टू 12 × 18, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 विल बी 18 × कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है ना। सो 12 में खरीदा, 18 में बेच दिया, प्रॉफिट होगा 6 का ऑन CP12। सो माय आंसर इज 6/12, विच इज हाफ। ऑब्वियसली द आंसर विल बी सेम, विच इज 50%। क्लियर है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। A man buys 2 cycles for a total cost of 900 rupees. ठीक है, by selling one for 4/5. By selling one for 4/5 of its cost. तो जिसको 4/5 of its cost में बेचा है उसका कॉस्ट हम मान लेते हैं 5x, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है। ठीक है, तो जिसको 4/5, तो लेट्स से कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 5x, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसको बेचा है 4/5 ऑफ दिस, सो 4/5 ऑफ 5x इज 4x, इसका सेलिंग प्राइस होगा 4x। क्लियर। एंड द अदर फॉर 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट, सो दूसरे का कॉस्ट हम मान लेते हैं 4y। डू नॉट सपोज एज 4x, बिकॉज हमें नहीं पता है कि कौन बड़ा है। अगर आप 5x और 4x सपोज कर लेते हो तो डेफिनेटली हम ये भी सपोज कर रहे हैं कि ये 4x, ये वाला सेकंड वाले का कॉस्ट कम है, 4x 5x से कम है। ऑब्वियस है ना, 4 5 से कम होता है, लेकिन हमें नहीं पता, हो सकता है ये कम 5x 4y से कम हो, तो इसलिए x 5x और 4x नहीं सपोज करना है, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि उसमें से विच वन इज बिगर, वही तो फाइंड करना है ना, वो पार्ट है सॉल्यूशन का।
सो दूसरे का कॉस्ट प्राइस मान लिया 4y and it was sold at 5/4 of its cost price. So 5/4 of 4y which is 5y. इसका सेलिंग प्राइस 5y हो गया. ठीक है, तो यस अब लाइफ ऑब्वियसली काफी आसान हो जाएगी. ये सपोज करने पर डेफिनेटली चीजें बेटर होंगी. चलिए, सो कॉस्ट प्राइस 5x plus 4y. टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी 5x plus 4y एंड टोटल कॉस्ट इज 900. ये पहली कंडीशन है. और दूसरा टोटल सेलिंग प्राइस, ये भी लिखा हुआ है ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 90 रुपीज. सो टोटल सेलिंग प्राइस विल बी 900 plus 90. तो 4x plus 5y विल बी 990. इट विल बी 990 क्योंकि 90 रुपीज प्रॉफिट है. अब इसको सॉल्व कर सकते हो. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, यू कैन वेरी इजीली फाइंड. पर ध्यान रहे हमने कॉस्ट प्राइस माने क्या है ना, तो वो ध्यान रहे. एक तो नॉर्मल है, पहली वाली इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, दूसरी को 5 से मल्टीप्लाई करें, है ना, ऐसे भी कर सकते हो. या एक और भी तरीका बता देता हूं, दोनों को ऐड कर लेते हैं. अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 5x plus 4x इज 9x, 5y plus 4y इज 9y, 900 plus 990. और आई कैन से x plus y is this divided by 9. सो ये हो गया आपका कितना हो गया 100 और ये हो गया 110, तो हो गया 210. एक ये इक्वेशन बन गया. दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो 5y minus 4y is y and 4x minus 5x is minus x. This will be equal to 990 minus 990. क्लियर है? इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, मैं नहीं करवाऊंगा अज्यूमिंग स्टूडेंट्स ने एलिगेशन नहीं पढ़ा होता है. वो भी बहुत अच्छा मेथड है, मैं नहीं करवाऊंगा जानबूझ के, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा. डेफिनेटली आपके कमेंट्स आएंगे तो हम इसको डेफिनेटली यू विल आस्क मी, वी कैन इन सब्सिक्वेंट सेशंस हम इनको डिस्कस कर सकते हैं. दोनों को ऐड करते हैं. सो 2y विल बिकम 300 और y विल बिकम 150. बस इतना ही काम करना है. y 150, अगर y 150 है तो 150 इंटू 4 कितना हो गया 600. तो एक का कॉस्ट प्राइस 600, टोटल कॉस्ट प्राइस 900, तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली 300 हो जाएगा. पूछा है कॉस्ट ऑफ द लोअर प्राइस साइकिल एंड दैट विल बी 300. दिस इज द ऑप्शन. ऐसे भी इसको कर सकते हो. अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है. जब आप करोगे ना इसको समझ में आएगा कि इट्स नॉट दैट इजी. ऑब्वियसली दिखने में तो इजी है ही, बट ये क्वेश्चन इन एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो ना अगर फंस जाओ तो छोड़ देना चाहिए. ठीक है, एलिगेशन से डेफिनेटली बहुत आसान बनता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड इंक्रीजेस बाय 30%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज द क्वांटिटी ऑफ ऑर्नामेंट्स मस्ट बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर मे रिमेन द सेम एज बिफोर. एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम एज बिफोर. सो टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी. इसको कांस्टेंट रखना है ना. तो यहां पर लिख रहा हूं प्राइस ओल्ड न्यू, यहां पर लिख रहा हूं क्वांटिटी, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए एक्सपेंडिचर. तो प्राइस को पहले 10 मान लिया, प्राइस 30% से बढ़ गया, 30% ऑफ 10 इज 3, तो न्यू प्राइस हो गया 13. तो रिवर्स कर दो, तो ओरिजिनल क्वांटिटी 13 होनी चाहिए, अब क्वांटिटी 10 होनी चाहिए, है ना. तभी तो प्राइस इंटू क्वांटिटी 10 इंटू 13 130, 13 इंटू 10 130. ये जो एक्सपेंडिचर है ये सेम रहना चाहिए दोनों कंडीशन में, तभी होगा ना. तो पहले प्राइस माना, उसको 30% से इंक्रीज किया, अब रिवर्स कर दो, तो 13 यहां लिख दो, 10 यहां लिख दो. तो ओरिजिनल क्वांटिटी 13 हो गया, न्यू क्वांटिटी 10 हो गया. ठीक है, 13 से 10 हो गया, घट गया. ऑब्वियसली यही फाइंड करना है कितने परसेंटेज घटा, है ना, कितने परसेंटेज घटा. परसेंटेज द क्वांटिटी ऑफ how much percentage the quantity of ornaments must be reduced. So 3 घटा on a base of 13. ये मेरा आंसर है. 3/13 is the answer. 1/13 is close to 7.7%. अगर आप 1 से लेकर 30 तक रेसिप्रोकल परसेंटेजेस याद रख सको
तो लाइफ बड़ी आसान होती है। 1/2 इज़ 50%, 1/7 इज़ 14.28%, 1/8 इज़ 12.5%। अगर आप ये याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो 1/13 इज़ 7.7%, 7.7 इंटू 3 इट विल बी 23.1 के आसपास। ऑब्वियसली ये आंसर ही आप मार्क करोगे बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली पूछा है नहीं, कोई बात नहीं, ये तो नहीं मार्क करोगे, बहुत ही ज़्यादा है। ये भी इससे तो डेफिनेटली ज़्यादा है, 23% से ज़्यादा है, बिकॉज 7.7 इंटू 3 इज़ 21 प्लस 2.1 23.1 के आसपास आंसर आना चाहिए। ये सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन देखोगे तो यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स, तो 40 लीटर का मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर इज द रेशियो 4:1। तो मिल्क वाटर रेशियो इज 4:1। ये भी एलिगेशन का सवाल है, लेकिन मैं आपको बेसिक से करवाऊंगा। 4:1, 4:1 का मतलब है टोटल पार्ट्स हो गए 4 + 1 5, और 40 यूनिट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 40/5 इज 8, सो 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8। तो 40 में 32 मिल्क है और 80 वाटर है। 40 में 32 मिल्क है और 8 वाटर है। इसमें कितना पानी, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड सो दैट दिस मिक्सचर इन दिस मिक्स टू दिस मिक्सचर दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। तो मिल्क तो उतना ही है 32, इसमें लेट्स से W वाटर ऐड कर दिया जाए 8 में, है ना, 8 में, और टोटल क्वांटिटी में भी W वाटर ऐड हो ही जाएगा। तो मिल्क तो चेंज नहीं हुआ, पहले 8 वाटर था, अभी वाटर हो गया 8 + W। ये मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 2:3। सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 32 × 3 96, 8 2 = 16 + 2W, 2W is 96 - 16 which is 80, or W is equal to 40. 40 liters. C option is the correct answer. Okay. Question number 24. A is 20% more than B. A जो है B से 20% ज़्यादा है। याद आ रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 20% ज़्यादा है 1.2B, और जो B है C से 30% कम है, which means 0.7C. ठीक है ना? Then by what percentage approximately C is greater than A? तो हमें A और C में कंपैरिजन चाहिए। बहुत बढ़िया। So A is equal to 1.2 into B, और B की जगह ये लिख देते हैं into 0.7C। ठीक है, और we can write C by A is equivalent to 1.2 into 0.71, which can be written as C by A is equal to, ऊपर लिख देते हैं 100 और नीचे लिख देते हैं 12 × 7 84। यस, इतना काम करना हमें, which is 4 × 25 is 100, 4 × 21 is 84। तो C A से कितना परसेंटेज ज़्यादा है? तो C की वैल्यू 25 आ गई, रेशियो आ गया ना हमारे पास, और A की वैल्यू 21 आ गई। 25 21 से कितने परसेंटेज ज़्यादा है? 25 21 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना ज़्यादा है? बाय A लिखना पड़ेगा 21, सो 4/21 इज आंसर। अगेन इफ यू आर एबल टू रिमेंबर 4/21 इज, सी 4/21, सी 1/21 अगर आपको याद है तो 1/25% है, सो 1/21 4.75% है, या 4 3/4%। अगर ये आप फ्रैक्शंस याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर पूरा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। काम तो हो ही जाएगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, है ना यहाँ पे, तो 400/21 पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर फ्रैक्शंस याद है तो बहुत अच्छी बात है। 1/21 इज 4 3/4%। तो 4/21 इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 = 16, 3/4 × 4, 3/4 × 4 विच इज 3, सो 16 + 3 19% अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कोई टेंशन नहीं है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, परसेंटेज निकालना तो आपको आता ही है, घबराना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, 25 क्वेश्चन सेट था और ये लास्ट सवाल है, और
इसके बाद डेफिनेटली विल मीट in the upcoming videos as well. A solution of 60 liters of acid and water contains 65% acid. तो 60 liters में of acid and water 65% acid है. तो acid कितना है 60 liters में 65% है ना. ये एलिगेशन से बड़ी जल्दी से आसानी से होता है, बट आपको ऐसे भी आना चाहिए अगर आपको एलिगेशन नहीं आता है. मैं बार बार एलिगेशन यूज कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली वी विल इन सब्सिक्वेंट सेशंस कीप ऑन टचिंग सर्टन क्वेश्चंस. अगर आपके डाउट्स भी आएंगे, कमेंट भी आएगा, तो डेफिनेटली हम इन क्वेश्चंस को एलिगेशन के तौर पर भी डिस्कस करेंगे. तो ये है आपका, दिस विल बी व्हाट 6 into 65, so 360 plus 30, 390 by 10 और rather 39. तो 60 लीटर्स में 39 एसिड है ना, और 21 क्या रह जाएगा बाकी, वाटर. हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू गेट अ सोल्यूशन ऑफ 52% एसिड. इसमें पानी मिलाना है और 52% एसिड बनाना है. इसका मतलब एसिड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं, सॉरी एसिड का कंसंट्रेशन 52% हो जाएगा. आई एम सॉरी, एसिड की एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ठीक है ना. इसमें कितना पानी मिलाना है ताकि एसिड का कंसंट्रेशन 52% हो जाए. एसिड कंसंट्रेशन बदला है, लेकिन एसिड का एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू वही का वही है, 39 लीटर रहेगा. अब मुझे देखना है 39 लीटर किसका 52% है, किसका 52% है. लेट्स से V का 52% है. बस सॉल्व हो गया. 13 3 13 4 25. So 25 into 3 is 75. So वॉल्यूम हो गया 75. So 39 75 का 52% है. तो 60 और अब 75, तो 15 लीटर और क्वांटिटी हुई और 15 लीटर पानी ऐड होगा. ये ऑप्शन आंसर है. ठीक है. क्यों एलिगेशन सीखना जरूरी है आप देखिएगा, करवा ही देता हूं आपको, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर भी. तो 60 लीटर्स इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी समझ में आए, ताकि आप एलिगेशन सीखने का भी मोटिवेशन लेके आओ. तो 60 लीटर्स एसिड एंड वाटर, कंसंट्रेशन है 65%. इसमें पानी मिलाना है. प्योर वाटर में एसिड इज 0% और एसिड कंसंट्रेशन कंबाइंड में चाहिए मुझे 52%. बस इतना लिखना होता है. ये डिफरेंस हो गया 52, ये डिफरेंस हो गया 65 - 52 13. रेशियो हो गया 52:13, विच इज 13 1s 13 4s. सो 1:4 का रेशियो है, 1:4. सो लेट्स से दिस इज x. सो x by 60 is 1/4 और x is equal to 60/4 और my direct answer is 15. Okay guys, चलिए, आई होप आपने काफी कुछ सीखा होगा. टिल द नेक्स्ट वीडियो, विश यू बेस्ट ऑलवेज. कीप ऑन लर्निंग and keep on growing. God bless you. Thank you.